करोड़ों रुपए सरकार ने हमारी खुद की ट्रेनिंग पे नौकरी लगने के बाद खर्च किए और हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसको और सुदृढ़ कराया। जो लोग एमटेक थे उनको पीएचडी करने का और अवसर भी प्रदान किया। लेकिन धीरे धीरे करके वो जो विज़न है वो कहीं ना कहीं गायब होता चला गया। हम लोगों से जो ड्यूटीज़ कार्य एक्सपेक्टेड थे वो सब हमने करके दिए, और जब वो MOU इम्प्लीमेंट करने की बात आई जो राज्य और केंद्र के बीच साइन किया गया था कि जब आपका जो कार्य है वो पूरा होने लग जाएगा और इसमें जो फैकल्टीज़ हायर किए गए हैं उसमें से जो वेल परफॉर्मिंग फैकल्टीज़ होंगे उनको स्टेट गवर्नमेंट के सिस्टम में एब्जॉर्ब किया जाएगा। जब ये बात आई तो राज्य सरकारों ने अपने हाथ पीछे खींचना शुरू कर दिया और केंद्र सरकार उनको सही तरीके से अपने इस विषय को लागू करने के लिए जो उनको दबाव देना चाहिए था वो उन्होंने बिल्कुल नहीं दिया है। नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द बिहार मेल के लिए दिल्ली से, और दिल्ली की सड़कों पर इस समय बैठे हुए हैं हम। और ये ठीक वही जगह है बाराखंभा रोड का जहाँ से आमतौर पे जो एक पॉलिटिकल मार्च होता है, यहाँ से जंतर मंतर की ओर जो पॉलिटिकल मार्च, अपने तमाम तरह के मार्च हमारे प्लेटफॉर्म पे भी अलग अलग समय पे देखे होंगे। यहाँ कुछ नौजवान बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री का नाम का तख्ता, फ्लैक्स भी लगा हुआ है। ये तमाम जो नौजवान छात्र हैं वो देश की जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं, कोई IIT से पढ़ा है, कोई NIT से पढ़ा है, कोई BIT मिश्रा से पढ़ा है, कोई बिहार का रहने वाला है, कोई उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, या देश के अलग अलग जगहों से ये तमाम लोग हैं। मगर अभी जो फ़िलहाल के लिए इनका मसला है कि ये इनके हाथ में अलग अलग प्ले कार्ड्स हैं, जैसे NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिक्वायर TCube फॉरएवर। TCube क्या है और वो क्यों इस जगह पे बैठे हैं, इन्हीं तमाम मसलों पर हम जो है उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले तो जो ना TCube जानते हो जी, उनको बताइए कि TCube क्या है। जी, TCube स्टैंड्स फॉर टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। ये भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना थी, 2002 में शुरू हुई थी, जिससे कि टेक्निकल एजुकेशन का जो स्तर है भारत में वो बढ़ाया जा सके। अब इसकी शुरुआत 2002 में हुई थी, लेकिन 2017 में इसका जब फेज़ 3 आया, तीसरा चरण आया, तो फेज़ 3 में फैकल्टीज़ को पहली बार इंक्लूड किया गया, क्योंकि उनको लगा था कि हम स्टेट गवर्नमेंट को फंड्स दे रहे हैं लेकिन वो फंड्स यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। तो एक स्टीयरिंग कमेटी बनी थी जिसमें IITs के प्रोफेसर थे, तो उन्होंने सुझाव दिया कि क्यों ना हम प्रोफेसर्स को इंक्लूड करें इसमें, इस प्रोजेक्ट में। तो पहली बार 2017 में रिक्रूटमेंट हुआ, जिसमें से IIT और NIT के जो पढ़े लिखे स्टूडेंट थे उनको इसमें रिक्रूट किया गया। रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गेट एक एग्जाम होता है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, जो इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा एग्जाम होता है। जी। तो उसके बेसिस पे हमें इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। उसके बाद 20 NIT के नोडल सेंटर बनाए गए इंटरव्यू के लिए, 20 NITs को दिया गया। उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया, उसमें इंडस्ट्री के कुछ लोग थे और उसमें उस कॉलेज के, जिस NIT में हमारा इंटरव्यू था उस कॉलेज के प्रोफेसर थे। तो उन लोगों ने हमारा इंटरव्यू किया। इंटरव्यू करने के बाद हमारी मेरिट बनी। मेरिट के बाद हमें मेरिट के हिसाब से विभिन्न कॉलेजों में भेज दिया गया, जहां हम अभी कार्यरत हैं। जैसे आप कहाँ कार्यरत हैं? मैं जोरहाट इंजीनियरिंग कॉलेज आसाम में कार्यरत हूँ। मैं MP का रहने वाला हूँ, लेकिन मुझे क्योंकि चॉइस फिलिंग में वो कॉलेज मिला तो मुझे जोरहाट में जाके वहाँ सर्विस देनी पड़ी। वहाँ ज्वाइन करने के साथ ही हमें ट्रेनिंग कराई गई, पेडागोजी ट्रेनिंग, मतलब हाउ टू टीच स्टूडेंट्स। वो हमारी सारी ट्रेनिंग IITs ने कराई, IITs के प्रोफेसर्स ने हमें वो ट्रेनिंग कराई। ट्रेनिंग कराने के बाद हम आगे कॉलेज में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। हमें टास्क दिया गया था कि आपको कॉलेज का टेक्निकल एजुकेशन इंप्रूव कराना है, जिसमें 3-4 चीज़ें मोटी मोटी हैं। पहला कि कॉलेज का गेट का जो है परसेंटेज बढ़ाना, गेट क्वालिफाइंग का परसेंटेज बढ़ाना है। स्टूडेंट जो गेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो उसका परसेंटेज बढ़ाना। दूसरा NBA एक्रीडिटेशन, वो जो बहुत बड़ा मानक है, किसी भी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट का एक मानक होता है कि अगर उसका NBA एक्रीडिटेशन है, दैट मीन्स उसके पढ़े स्टूडेंट का वैल्यू है, अदरवाइज उनका वैल्यू नहीं है। तो हमने NBA एक्रीडिटेशन दिलाया, गेट का परसेंटेज बढ़ाया, और तीसरा प्लेसमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। तो हमने स्टूडेंट में स्किल डेवलपमेंट कराया और प्लेसमेंट बढ़ाया। तो ये सारे मानक पे हम काम किए और उसको इम्प्रूव किया। उसके बाद भारत सरकार की जो राज्य सरकारों से MOU हुआ था कि ये जो प्रोजेक्ट है ये 3 साल के लिए है। 3 साल कंप्लीट होने के बाद राज्य सरकारों को एब्जॉर्ब करना था, लेकिन ये 3 साल मार्च में ख़त्म हुए थे, अभी मार्च 2021 में। तो राज्य सरकारों ने क्योंकि एब्जॉर्प्शन की कोई भी प्रक्रिया नहीं करी, तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट में आए और हम अपनी बात रखी। हम उस समय के तत्कालीन राज्य मंत्री संजय धोत्रे जी से भी मिले थे, तो उन्होंने बोला ठीक है, अभी हम आपको तात्कालिक सोल्यूशन दे रहे हैं, 6 महीने का एक्सटेंशन, और इन 6 महीनों में हम राज्य सरकारों से बात करके एक ऐसी प्रक्रिया बनाएंगे, ऐसी मैकेनिज्म बनाएंगे जिसके तहत आपको एब्जॉर्ब किया जाएगा और आपको दोबारा दिल्ली आने की जरूरत
नहीं तो पड़ेगी। इस बीच आप लोग ऑनलाइन पढ़ाते रहे? हम लोग सर पैंडेमिक में ऑनलाइन पढ़ाते रहे, और इसमें एक और चीज़ मैं इंक्लूड करना चाहूँगा, गेट जो विषय है, तो गेट की प्रिपरेशन के लिए हमने एक ऑनलाइन चैनल बनाया है, यूट्यूब चैनल, जिसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को कंटेंट देते हैं। अच्छा। और हमारी वेबसाइट भी है tkfaculties.com, जिसमें हम सारा कंटेंट देते हैं, टेस्ट सीरीज उनकी करवाते हैं, जिसमें 22,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं हमारे, और लगभग 1500 से ज़्यादा लेक्चर्स उसमें हमने अपलोड करे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट जी, कोई भी एक्सेस कर सकता है। जरूरी नहीं कि टीकी इंस्टीट्यूट का ही कोई स्टूडेंट हो, कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो एक नोबल इनिशिएटिव लिया था हमने पेंडेमिक में, कि क्योंकि राज्य सरकारें अभी सक्षम नहीं हैं कोचिंग करा पाने में, या कि केंद्र सरकार फंड नहीं दे रही है, तो हम स्टूडेंट को लॉस नहीं होने देंगे कि पेंडेमिक में उनको कोचिंग ना मिल पाए, और उनका गेट का जो रिकॉर्ड है या कि गेट का परसेंटेज है जो कम हो जाए। इसलिए हमने एक इनिशिएटिव लिया कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनको अपने लेक्चर रिकॉर्ड करके यूट्यूब में डाल देंगे, जो कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे एक चीज़ में और मुझे लगता है कि ये अंतिम विकल्प होता है, ये अंतिम रास्ता होता है कि आप धरना प्रदर्शन के मसले में नहीं बोलूंगा में जाते हैं। जैसे टेक्निकल एजुकेशन वाले लोग आमतौर पे कोशिश करते हैं कि बातचीत के माध्यम से सारी चीजें, तो आप लोगों ने इस संदर्भ में राज्य सरकारों से लेकर के केंद्र सरकारों तक, जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि अलग अलग जगहों पे गए, तो वहाँ क्या कहा गया? जी सर, मैं इसको शुरुआत से बताता हूँ कि जब मार्च में एक्सटेंशन मिला, उसके बाद हम अपने अपने कॉलेज चले गए और हमने अपना पठन पाठन का कार्य स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जब हमें रास्ते नहीं दिखे, कि कुछ भी रिटर्न में नहीं आया कि कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हम अपने जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी से मिलने का प्रयास किया, और उन्होंने हमें समय दिया। उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें समय दिया मिलने का। तो हमने अपनी समस्याएं बताई कि सर ये 6 महीने तो अभी कंप्लीट होने वाला है, 1-1.5 महीने बाद, तो सर हमारे लिए तो कुछ अभी तक हुआ नहीं, कोई मैकेनिज्म बनी नहीं। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करिए, आप राज्य सरकारों में जाइए, उनसे बात कीजिए, और जो भी उनका आउटपुट आता है वो आप हमको आके बताइए, और हम अपने स्तर पे भी उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, उनको लेटर लिखेंगे और आपके एब्जॉर्प्शन की पूरी प्रक्रिया हम बनाएंगे। हम अपने अपने राज्यों में गए, हमने बात किया, और वो बात करके जो हमको निष्कर्ष निकला वो ये कि कोई भी राज्य सरकार हमको लेने के लिए रेडी नहीं है। तो हम वो सारी रिपोर्ट बना के फिर से दिल्ली आए हैं, और माननीय प्रधान जी से, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, उनसे मिलने का प्रयास कर रहे हैं, और वो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सर राज्य सरकारें हमारे लिए बहुत उदासीन है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ही कुछ कर सकती है। आप तो बेगूसराय के रहने वाले हैं। हाँ सर। बीटेक एमटेक भी कर चुके हैं और पीएचडी कर रहे हैं। और नौकरी जो खास तौर से ये टीक्यू के माध्यम से, वो कितने सालों से कर रहे हैं? ये पिछले 3 साल से हम टेक्यू फैकल्टी हैं, जीसी रायपुर में कार्यरत हैं। और मैंने एमटेक आईआईटी धनबाद से किया, और वहीं से पीएचडी परस्यू कर रहा है। और कितनी पगार वगैरह मिलती है? ये हमारी सैलरी 70,000 पर मंथ है। हम लोग को इंक्रीमेंट दिया जाता है, जो वेल परफॉर्मिंग फैकल्टी उनको इंक्रीमेंट दिया जाता है 3% मैक्सिमम। तो पिछले विगत 3 वर्षों में हम लोग को इंक्रीमेंट दे के अराउंड 74,000 हम लोग की सैलरी है अभी। एक और साथी हैं जो रहने वाले तो कानपुर के हैं, वहाँ भी आईआईटी है, मगर आईआईटी दिल्ली से पढ़ाई की है। बहुत सारे लोग आप लोगों में ऐसे भी होंगे जिन्होंने बहुत तरह की प्राइवेट फर्म में कहीं अगर नौकरी कर रहे होगी, तब भी उसे छोड़ा होगा कि ग्राउंड पर जाकर के काम करना है, ग्रास रूट पर काम करना है। आईआईटीज़ और बहुत सारे इस तरह के संस्थानों से पढ़े हुए लोग अपनी जो भूमिका को दूसरे अलग अलग तरीक़ों से देखते हैं। बहुत सारे लोग एमएनसी में काम करने गए होंगे आपके साथ के ही। आपने इस एजुकेशन का जो ये मॉडल है, इसके साथ काम करना क्यों चुना? सर, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि सभी लोग कहीं ना कहीं ऑलरेडी कार्यरत थे, और जब इन तरह के पदों के लिए उस समय माननीय मोदी जी, जो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री, अभी भी प्रधानमंत्री हैं, और उनका एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट जो बहुत दिनों से चला आ रहा है, और जिसको मतलब भारत की तकनीकी शिक्षा जो गरीब राज्य हैं उनमें सुधारने का एक लाइफलाइन प्रोजेक्ट माना जाता है। इसमें जब वैकेंसीज़ आई और उन्होंने आह्वान किया कि जो हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज़ हैं उनको ही इसमें रिक्रूट किया जाएगा, जो आईआईटी एनआईटी से शिक्षित होने चाहिए, ये उसकी पहली शर्त थी। और उनके लिए उन्होंने एक विज़न दिखाया, एक डॉक्यूमेंट था जिसका नाम था प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्लान। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि अभी 3 साल तक वर्ल्ड बैंक की सहायता से केंद्र सरकार आप सब लोगों को जो है इसमें आपकी सैलरी वगैरह का अरेंजमेंट करेगी, और आपको जो रेगुलर क्लासरूम टीचिंग है उसके अलावा भी बहुत सारे काम कर रहे हैं, जैसे कि लेबोरेटरी डेवलपमेंट, प्रयोगशालाओं का निर्माण करना है हमें, और जो है गेट का जो पास का रेशियो है वो हमको बढ़ा करके देना है, प्लेसमेंट्स में सुधार करने हैं, ऐसे बहुत सारे काम थे। तो उनका जो विज़न था वो उस समय बहुत ही अट्रैक्टिव था, और हम सब लोगों को भी लगा कि हमें अपने क्षेत्रों में काम करने का एक मौका मिलेगा,
तो हम सब लोग इसको लेकर के बहुत उत्साहित थे और हम सब लोग जो भी अपनी जॉब में कार्यरत थे उसको छोड़ करके हमने इस जॉब को चुनना उचित समझा। और उन्होंने जो कहा था उस समय वैसा वैसा होता भी गया। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि हमारी हर 6 महीने पे जो नियरेस्ट IITs हैं उनको सेंटर बना करके एक 7 से 8 दिन 10 दिन का कोर्स IITs में IIM पे होता था और करोड़ों रुपए सरकार ने हमारी खुद की ट्रेनिंग पे नौकरी लगने के बाद खर्च किए और हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसको और सुदृढ़ कराया। जो लोग एमटेक थे उनको PhD करने का और अवसर भी प्रदान किया। लेकिन धीरे धीरे करके वो जो विज़न है वो कहीं ना कहीं गायब होता चला गया। हम लोगों से जो ड्यूटीज़ कार्य एक्सपेक्टेड थे वो सब हमने करके दिए और जब वो MOU इम्प्लीमेंट करने की बात आई जो राज्य और केंद्र के बीच साइन किया गया था कि जब आपका जो कार्य है वो पूरा होने लग जाएगा और इसमें जो फैकल्टीज़ हायर किए गए हैं उसमें से जो वेल परफॉर्मिंग फैकल्टीज़ होंगे उनको स्टेट गवर्नमेंट के सिस्टम में एब्जॉर्ब किया जाएगा। जब ये बात आई तो राज्य सरकारों ने अपने हाथ पीछे खींचना शुरू कर दिया और केंद्र सरकार उनको सही तरीके से अपने इस विषय को लागू करने के लिए जो उनको दबाव देना चाहिए था वो उन्होंने बिल्कुल नहीं दिया है। पिछली बार भी जब हम लोग यहाँ पे आए थे और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि जब हमारा कार्यकाल समापन की ओर अग्रसर था तो हमें हमारी सेवा को विस्तार दे दिया गया और बोला गया कि जो काम नहीं हो पाया वो हम कर देंगे। 6 महीने का समय आपको दिया जा रहा है, आपको यहाँ दोबारा नहीं आना पड़ेगा। लेकिन मुझे ये कहते हुए बड़ा दुर्भाग्यवश मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ऐसा कोई काम नहीं हो पाया है और यहाँ पर आकर के जब हमने प्रोग्रेस को ऑब्जर्व करने की कोशिश की तो उस दिशा में कोई प्रगति अभी हुई नहीं है। तो अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन करना चाहूँगा माननीय शिक्षा मंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से कि जो विज़न आपने दिखलाया था उस पर आप चलें। और जैसा कि मेरा जो ये पैनल है टेम्पलेट ये भी वही कह रहा है कि जो MOU आपने साइन किया था आप उसका कमिटमेंट करके उसका पालन करें। यही एकमात्र हमारी मांग है और कोई मांग नहीं है। यही एकमात्र मांग है। मगर आप इस बात को समझिए कि जो IIT से NIT से या देश के तमाम प्रीमियर इंस्टीट्यूशन से पढ़ने के बाद देश भर के भीतर एक शिक्षा की बात होती है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात होती है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात होती है। उसमें ऐसे तमाम लोग जो कहीं MNCs में काम कर सकते हैं वैसे तमाम छात्र नौजवान अपने भविष्य को भी एक तरीके से स्टेक पे रख करके और अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हैं। उनका भविष्य खुद अधर में लटका हुआ है और साथ ही साथ जो एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का पूरा मसला है वो कहीं ना कहीं वो भी अधर में लटक जाएगा। द बिहार मेल के लिए दिल्ली की सड़कों से आशुतोष के साथ मैं विष्णु नारायण।